तो विमेंस वेडनेसडे की शुरुआत करते हैं और ख़ास मेहमान हर बुधवार की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं हर्षवर्धन रुंगटा, सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज़। हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से आज हम नारी शक्ति को आर्थिक तौर पर आज़ाद करने के नुस्खे बताने वाले हैं, जिसमें आप आज हमारी सहायता करेंगे। पहला सवाल हम लेते हैं हर्ष, और ये यूट्यूब के ज़रिए हम लेंगे। शीतल पटेल ने अपना सवाल हमें भेजा है और ये जो कह रही हैं, इन्होंने 4 फंड में 10,000 रुपये जो हैं वो डाल रखे हैं और ये फ्लेक्सी मल्टी कैप में जो है निवेश करती हैं और 15 साल में आखिर कितना रिटर्न मिलेगा जानना भी चाहती हैं। फंड्स के नाम मैं दोहरा देती हूँ। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, कोटक का मल्टी कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है इनके पास, और इसी को लेके 15 साल तक ये इस पोर्टफोलियो में रहना चाहती हैं। अक्रॉस मार्केट कैप्स इनका एक्सपोजर कैसा है और क्या निवेश को और बढ़ाना चाहिए, इसको लेकर इन्हें सलाह चाहिए। हालांकि कितना अपना गोल रखा है इन्होंने इस निवेश के जरिए कॉर्पस जमा करने का, उसकी जानकारी इन्होंने हमें नहीं दी है, बट आई थिंक हम इनको एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बता सकते हैं हर्ष, जो भी ये निवेश करके जमा कर पाएंगी। तो बताइएगा इनके बारे में कुछ, इनके पोर्टफोलियो के बारे में कुछ। जी हाँ कविता, इनका जो पोर्टफोलियो है, इन्होंने बहुत ही समझदारी से एक फ्लेक्सी कैप रखा है, एक मल्टी कैप रखा है, मिड कैप और एक स्मॉल कैप। तो इन्होंने इक्वल एलोकेशन के बेसिस पे 4 स्कीम्स ली हैं, जिनमें लार्ज, मिड एंड स्मॉल सारे सेगमेंट्स आ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कोई भी बदलाव करने की जरूरत है। जो स्कीम्स हैं वो भी अच्छी हैं, एलोकेशन भी अच्छा है। इन्होंने अपने सवाल में एक चीज कहा है, बहुत क्लियरली कहा है उन्होंने, कि मुझे स्टेप अप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो शीतल जी, ये तो ठीक है, ये समझ में आता है कि आपको एक ऑटोमेटिक मोड में कि भाई हर साल आपकी एसआईपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, वो स्टेप अप आपको सेटअप नहीं करना है, वो समझ में आता है। लेकिन मेरी सलाह आपके लिए रहेगी, 15 साल का नजरिया बहुत लंबा होता है। इस बीच आपकी इनकम मोस्ट सर्टेनली मैं मानता हूं कि बढ़ेगी और आपकी इन्वेस्ट करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कॉर्पस आपको एंड में 15 साल बाद और ज्यादा बढ़ावा चाहिए, तो जब भी मुमकिन हो आप अपनी एसआईपी को बढ़ाइएगा जरूर। आज की तारीख में जितना आप 10,000 रुपए कर रही हैं हर महीने का, वो अगर हम 12% के साथ अनुमान लगाएं कि ये कितना बन जाएगा, तो 15 साल बाद ये करीबन 50-1 लाख रुपए बन जाएंगे, जो आप समझना चाह रही थी कि अगर मैं 15 साल तक निवेश करूं कितना बन जाएगा। तो अगर 12% का अनुमान लगाते हैं तो ये लगभग 50 लाख रुपया बन जाएगा। और अगर आप आगे जाते हुए बढ़ाती हैं अपनी एसआईपी, जब मुमकिन हो आपके लिए, आप ऑटोमेटिक मोड में ना डालें वो ठीक है, लेकिन जब मुमकिन हो आप बढ़ाइएगा, तो ये रकम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ऑलराइट हर्ष, तो यहाँ पर आपने इनको बोला है कि लगभग अगर 12% का CAGR पकड़ें तो 50 लाख रुपए तक ये जमा कर सकती हैं, लेकिन अपनी करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर 10,000 रुपये रखती हैं, बढ़ाएंगी तो और भी ज़्यादा ये जमा कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और आबिदा हाशमी जी मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। नमस्कार आबिदा जी, कैसी हैं आप? जी नमस्ते, ठीक ठीक। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, आपने अपना सवाल हमें भेजा। आप कहाँ से बोल रही हैं आबिदा जी? जी मैं कुवैत से बोल रही हूँ, हम लोग कुवैत में रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। जी जी। बताइए मैम, आपने कुवैत में हमारा शो कहाँ देखा? यूट्यूब पर देख रही हैं? जी जी, यूट्यूब पे देख रहे हैं और बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलती है आपसे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हमारा यही मकसद है कि हम जितना हो सके, हमारी कोशिश है कि आपको जो है गाइड किया जाए, सही मार्गदर्शन दिया जाए। मैम, आपने ये निवेश मतलब आप क्या काम करती हैं? मेरे ख्याल से आपका पोर्टफोलियो बहुत उम्दा है जैसा आपने बनाया है, मानना पड़ेगा। थैंक यू। मैं पेट्रोलियम कंपनी में फाइनेंशियल कंट्रोलर हूँ। अरे वाह, तो मतलब फाइनेंस से तो आपका रिश्ता जुड़ा ही हुआ है, ये मैं बोल सकती हूँ, हैं? जी 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 जी। मुझे बताइए कैसे करती हैं आप? कितना कठिन होगा ना आपका ये काम, नहीं? हाँ एक्चुअली मैंने ACCA किया हुआ है, तो इट्स ओके। हम लोग मतलब मुझे 20 साल से ऊपर हो गया है जॉब करते हुए। अरे वाह, अरे वाह, मैं काफ़ी अनुभवी प्रोफेशनल से बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के। तो आप बहुत इंजॉय करती होंगी अपने जॉब को तो फिर? जी जी जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा ये जान के। और क्योंकि आप जैसी महिलाएं खुद इतनी महत्वाकांक्षी हैं, तो आपके घर की महिलाओं को सोचिए कितना बेहतरीन उदाहरण उनके सामने है ना? और आप तो खुद फाइनेंशियली भी इतनी अवेयर मुझे लग रही हैं, खुद ही आपने पूरी बागडोर अपने हाथ में ले रखी
रखी है। तो चलिए यहाँ पर आपको दे देते हैं मार्गदर्शन। आपके फंड्स का नाम मैं यहाँ पे दोहरा देती हूँ, आप देख लीजिएगा। ईडलवाइज बिजनेस साइकिल है आपके पास, इन्वेस्को का इंडिया फोकस्ड है, कोटक का मल्टी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, SBI कॉन्ट्रा है और क्वांट का स्मॉल कैप है। और रिटायरमेंट के लिए मेरे ख्याल से आपने ये लक्ष्य रखा है। बैलेंस एडवांटेज है, HDFC का बैलेंस एडवांटेज मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। आप इसमें कितना डाल रही हैं? टोटल 8 है, उसमें 30,000 डाल रही हूँ मैं। टोटल 8 SIP है। 30,000। चलिए ठीक है हर्ष, आप भी ऐड कर लीजिएगा। इन्होंने बैलेंस फंड लिया हुआ HDFC का। तो ठीक है मैम, मुझे ये जानना है कि अभी जो आपने 17 साल का टारगेट रखा है उसमें कितना जमा करना चाहती हैं आप? मुझे रिटायरमेंट के लिए वेल्थ क्रिएशन करना है, जितना हो सके उतना अच्छा है। अच्छा बताइए, रिटायरमेंट के बाद आप कोर्ट में रहेंगे? मेरा टारगेट जी, रिटायरमेंट के बाद भी हम लोग यहीं रहेंगे। अभी तक तो यही प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आपके रिटायरमेंट के टारगेट को अचीव करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। अगर आप मुझे बताएं कि आपका मंथली खर्चा अभी कितना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर कितनी ज़्यादा हैं, वो कब तक ख़त्म हो जाएंगी? क्योंकि रिटायरमेंट के लिए आप कॉर्पस जमा कर रही हैं, लेकिन क्या आप इस पैसे पे आश्रित भी रहने वाली हैं? क्या इस पैसे का आप इस्तेमाल करेंगी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए? तो हमें उस तरह से उसकी प्लानिंग करनी होगी मैम। तो उसकी प्लानिंग में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। बजाय इसके कि आपने कहा कि हमें वेल्थ क्रिएशन करना है, तो उस पैसे का अगर इस्तेमाल नहीं करना है तब तक आप उसको निवेशित रखिए, लेकिन अगर इस्तेमाल करना है तो फिर हमें चेंजेस ज़्यादा करने पड़ेंगे। बताइए। मुझे एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि 17 साल बाद रिटायरमेंट के बाद मुझे SWP करनी थी 3 लाख की। ओके 3 लाख एवरी मंथ 3 लाख की SWP। ओके, गॉट इट। ठीक है, और आप स्टेप अप भी करना चाहती हैं अपनी SIPs को? मैं अभी नहीं करूंगी स्टेप अप, मैं 3 साल बाद करूंगी 20% से। 20% से 3 साल के बाद स्टेप अप करेंगी। चलिए जी, अब हम चलते हैं हर्ष के पास। और हर्ष देखिए, बहुत ही बढ़िया महिला निवेशक का पोर्टफोलियो। आबिदा जी को तो सलाम, इन्होंने बहुत बढ़िया अपनी प्लानिंग कर रखी है। आप भी मानेंगे, मुझे नहीं पता, मैं पूछना भूल गई इनके पास कोई फाइनेंशियल प्लानर है या नहीं, लेकिन उन्होंने श्रेय हमको और आपको और इस शो को ज़रूर दिया है, तो उसके लिए आपको मुबारकबाद हर्ष। अब बताइए कहाँ बदलाव रेकमेंड करेंगे? तो कविता, आपने सही बताया कि आबिदा जी जो हैं वो बहुत ही अवेयर और बहुत ही मेटिकुलसली उन्होंने अपना पोर्टफोलियो प्लान किया है। 2-3 चीजें जो एक ऑब्जर्वेशंस हैं जो बाकी सबके सीखने के लिए भी हैं। एक है कि ये लगभग 3,10,000 रुपए महीने का निवेश कर रही है और इनके पास सिर्फ 8 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। यही अगर कोई और पोर्टफोलियो या कोई किसी ने खाली स्कीम समझ के अगर फोन किया होता तो आप देखती कि 3,10,000 रुपए के लिए उनके पास कम से कम 15 स्कीम्स हो जाती। सो आबिदा जी, ये अच्छी बात है कि आपने रिस्ट्रिक्शन रख रखा है कि बहुत सारी स्कीम्स की जरूरत ही नहीं है, और आपने जिस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाया है, आपने अच्छी स्कीम्स ली हैं और अच्छे सेक्टर, अच्छे मार्केट सेगमेंट सभी को कवर कर लिया है। तो आपके पोर्टफोलियो को लेके मुझे नहीं लगता कि कोई भी बदलाव करने की जरूरत है। आप जैसा है वैसा पोर्टफोलियो कंटिन्यू करें। जब आप स्टेप अप करेंगे, आपने कहा कि 2 साल बाद आप 20% से स्टेप अप करेंगी, तो आप एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही बढ़ा सकती हैं। आपको उस समय कोई नई स्कीम जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अब एक पॉइंट पे मैं थोड़ा चाहूंगा कि आप थोड़ा ध्यान दें। आपने बहुत अच्छी तरह सारी प्लानिंग कर रखी है। आपने 17 साल बाद आपको रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए, आपने SWP का मन बना रखा है, अमाउंट भी तय कर रखा है, सब बहुत अच्छी चीजें हैं। सिर्फ जब आप इतनी अच्छी प्लानिंग करें तो उसमें एक पहलू और जोड़िएगा, वो ये है कि आपके पास आज एक मुमकिन है कि आप कैलकुलेशन कर सकें कि करंट आपके अगर महीने के एक्सपेंसेस एक्स अमाउंट है, जो भी आपके महीने के खर्चे हैं, 17 साल बाद इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपको कितना कॉर्पस चाहिएगा, जिससे आप ये 3 लाख रुपया महीने का निकाल सकते हैं, या 3 लाख भी वेदर आज की तारीख का है कि फ्यूचर की वैल्यू है, ये आपको तय करना होगा। सो प्लानिंग स्टैंड पॉइंट में सिर्फ एक है कि आप अपने गोल को आइडेंटिफाई तो कर चुकी हैं कि आपको रिटायरमेंट के लिए सेव करना है, और आपने ये भी कहा था कि जितना हो सके उतना सेव करना है। जी नहीं, अगर आप इसको एक पहलू से और बदल के खाली देखें कि मुझे रिटायरमेंट के टाइम में एक्चुअली कितना चाहिएगा बेस्ड ऑन मेरी लाइफस्टाइल क्या है और मेरे मंथली एक्सपेंसेस क्या है, तो ये कैलकुलेशन आप कैसे करेंगी? पहले आप अपने आज का खर्चा लीजिए कि आज की तारीख में अगर जो भी आपको महीने का खर्चा चाहिए उसकी वैल्यू क्या है, उसको आप इन्फ्लेट करिए कि भाई अगर 17 साल बाद मान लीजिए मुझे 3 लाख रुपया महीना आज की तारीख में एग्जाम्पल के रूप में, तो 17 साल बाद यही 3 लाख रुपए की वैल्यू कितनी होगी? तो हो सकता है कि ये वैल्यू करीबन 6-7 लाख हो। मैं कैलकुलेशन नहीं किया है मैंने, लेकिन आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ कि मान लीजिए 5 लाख या 6 लाख रुपए।
तो यही 3 लाख रुपए की वैल्यू अगर 17 साल बाद 5 लाख रुपए है और 5 लाख रुपए आपको हर महीने, उसके बाद भी इन्फ्लेशन रहने वाला है, रिटायरमेंट के बाद भी इन्फ्लेशन होने वाला है, आपको कितनी उम्र तक चाहिए? मान लीजिए आपको उसके बाद 20 या 25 साल तक आप चाहते हैं कि मुझे लगातार इनकम आती रहे, तो ये चीज के लिए आपको कॉर्पस कितना चाहिए? वो कॉर्पस अगर आप आइडेंटिफाई करेंगी, तो हो सकता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप आज कर रही हैं, वो आपको शायद कम भी लगे, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है पर्याप्त है कि आपको कोई भी और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये मुझे नहीं पता क्योंकि हमने वो कैलकुलेशन किया नहीं है। आज की तारीख में जितना आप इन्वेस्ट कर रही हैं और उसको मैं अगर 17 साल में कैलकुलेट करूं कि अगर 12% के हिसाब से मिल रहा है, तो ये फिगर हो जाता है करीबन 22 करोड़ रुपए। तो 17 साल बाद अगर आज की तारीख में जितना आप इन्वेस्ट कर रही हैं वही वैसे ही करती रहें और अगर 12% का रिटर्न आपको पोर्टफोलियो पर मिलता है, हो सकता है कि आपको पोर्टफोलियो पे ज्यादा रिटर्न आज की तारीख में मिल रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए एंट्री की क्लियर गाइडलाइंस है कि आप जो एस्टिमेशंस लेते हैं, अज्यूम करते हैं, वो करीबन 12% से करें। हो सकता है ज्यादा भी मिले, हो सकता है कम भी मिले। तो 12% का अगर अनुमान लगाते हैं तो 22 करोड़ रुपया बनता है। अब ये 22 करोड़ क्या पर्याप्त है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता क्योंकि हमने ये कैलकुलेशन नहीं किया है कि आपको एक्चुअल कितना आपको रिक्वायरमेंट होगा उस समय। हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए हो सकता है 30 करोड़ रुपए की जरूरत पड़े, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेंज करना होगा। तो यही कविता समझाने की कोशिश करी थी आपको कि जब भी आप प्लानिंग करें, आपकी पूरी प्लानिंग बहुत अच्छी तरह की गई है, सिर्फ एक पहलू को आप और ध्यान दीजिए कि फ्यूचर एस्टिमेशन निकालिए कि कितने कॉर्पस की जरूरत है और फिर उस हिसाब से आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि हर महीने का कितना इन्वेस्ट करना है। बाकी सब ठीक है। आई थिंक आप जैसा पोर्टफोलियो है वो कंटिन्यू कर लीजिए। अबिदा जी, क्या आपने सुना हर्ष ने आपको क्या सलाह दी? क्या और कोई सवाल आप पूछना चाहती हैं हर्ष से? नहीं, थैंक यू Most सो मच welcome. हर्ष सर, बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस दी आपने। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आबिदा जी। शो आप देखती रहिए। मैं तो कहती हूँ कि कुवैत में आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को कहिए हमारा शो देखे, अपना सवाल हमें भेजे, हम सबकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आबिदा जी अपने सवाल के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा सवाल जवाब के सिलसिले को थामते हैं क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। टॉपिक सुनने में आपको जटिल लगेगा, लेकिन ये गलती हर निवेशक, लगभग जो भी हमें अपना सवाल भेजते हैं शो में, वो ये गलती कर बैठते हैं। गलती करते हैं कंसंट्रेशन की। हम हमेशा, आपने डाइवर्सिफिकेशन एक शब्द सुना होगा, और जब भी डाइवर्सिफिकेशन समझाने में कोई एक्सपर्ट जाता है तो कंसंट्रेशन रिस्क की बात जरूर करता है। आज इस कंसंट्रेशन पर ही हमारा फोकस है, जो कि डाइवर्सिफिकेशन से दूर नहीं है, अलग नहीं है, उसी का अंग है और उसी का ही बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन इस जोखिम को हम समझते हैं। तो हर्ष, अक्सर हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत भी है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, और इसी को आगे बढ़ाते हुए, सिंप्लीफाई करते हुए, कंसंट्रेशन पोर्टफोलियो में क्या होता है, जरा आप ये बताइए हमें। तो देखिए कविता, कंसंट्रेशन रिस्क होता क्या है पहले अगर हम उसे समझ लें। सो कंसंट्रेशन ये रिस्क ये होता है कि कोई भी एक फाइनेंशियल लॉस होने की प्रोबेबिलिटी, जो पोटेंशियल फॉर फाइनेंशियल लॉस जो बोलते हैं, ड्यू टू ओवर एक्सपोजर इन एनी वन सेक्टर, एनी वन कंपनी, एनी वन ज्योग्राफी। तो सिंपल टर्म से बताता हूं कि आपने अगर सारे अपने पैसे या अधिकतर अपने जो पैसे हैं वो कोई भी अगर एक एएमसी में लगा रखे हैं या एक स्कीम में लगा रखे हैं या एक सेगमेंट में लगा रखे हैं या एक ज्योग्राफी में लगा रखे हैं, तो ये होता है कंसंट्रेशन रिस्क। सो मान लीजिए हमने कई बार अपने शोज पे इतने पोर्टफोलियोज देखे हैं जिसमें सारी स्कीम्स एसबीआई की होती हैं, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप एसबीआई बैंक के साथ होती है। तो वहां पे उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया तो सारी उनके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ एसबीआई की हो जाती है। ना सिर्फ एसबीआई, कई ऐसे दूसरे फंड हाउसेस भी हैं जहां की जिनके पोर्टफोलियोज इन्वेस्टर्स के जिनकी स्कीम्स इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में आती हैं और वो सिर्फ एक ही फंड हाउस लेते हैं या सिर्फ मिड कैप या सिर्फ स्मॉल कैप ले लेते हैं। तो अगर कुछ भी मार्केट में चेंज, मान लीजिए ये हमने एसबीआई की एग्जांपल की बात की, हर एक फंड हाउस का भी एक साइकिल आता है। एक टाइम था ऐसा जो एक्सिस म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स थी। फिर अचानक एक वक्त आया कि वो सारी स्कीम्स ऑलमोस्ट लास्ट क्वार्टाइल में, बॉटम क्वार्टाइल में परफॉर्म करने लगी। अब यही दौरान अगर एक इन्वेस्टर की सारे पैसे अगर सिर्फ एक्सिस म्यूचुअल फंड में होते तो उनके पूरे पोर्टफोलियो में अंडर परफॉर्मेंस दिखता। तो इसी तरह आप कोई भी एक ही फंड हाउस में अपनी सारी पैसे नहीं लगाएंगे, आप एक ही सेगमेंट में ही लगाएंगे। आप लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में डिवाइड करेंगे। कई ऐसे पोर्टफोलियोज आते हैं जो बहुत सारा स्मॉल कैप लेके रखे होते हैं। तो अभी जो मार्केट में करेक्शन आया है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा कंपेयर टू
एक दूसरा पोर्टफोलियो जिसमें लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप भी है। सो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इन सिंपल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पार्लांस से होगा कि आप एक फंड में एक ही एएमसी के सारी स्कीम्स ना लें। आप अपने पैसे जो है वो अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में डिवाइड करके पैसे लगाएं, जो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग अलग सेक्टर से अलग अलग स्टाइल्स में पैसे लगाएं, ताकि कोई भी एक स्टाइल में अगर कुछ दिक्कत आती है या कोई भी एक सेगमेंट में एक मार्केट लार्ज कैप या मिड कैप में दिक्कत आती है तो आपके सारा पोर्टफोलियो पे नुकसान ना हो। तीसरा, आप अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा आप अलग ज्योग्राफीज में भी लगा सकते हैं। हालांकि उसमें आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बहुत कम ऑप्शंस रह गए हैं, लेकिन आप अगर एक बड़ा हिस्सा अपने इन्वेस्टमेंट का इंडिया में लगा रहे हैं तो 10 या 15% आप इंटरनेशनल फंड्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़े रिस्ट्रिक्शन आज की तारीख में है। तो ये है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पार्लांस, और उसको कैसे डील करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। हर्ष, कंसंट्रेशन की आपने बात की ही, बारीक आसान भाषा में समझा दिया, लेकिन हम सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स भी देखते हैं, हम थीमेटिक फंड्स भी देखते हैं, जहां पर केवल एक ही सेक्टर के तमाम स्टॉक्स होते हैं एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में। तो यहां पर कंसंट्रेशन रिस्क हम कैसे समझ सकते हैं, या ये एक तरह का डाइवर्सिफिकेशन है अगर अपने पोर्टफोलियो की बात करें, जहां पर आप एक कॉन्सेंट्रेटेड एलोकेशन या एक्सपोजर ले सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप रेशियो का ख्याल रखें, उससे ज्यादा एक्सपोजर आप ना ले। समझाएं जरा थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में कंसंट्रेशन का इम्पैक्ट। जी हाँ, तो कविता, अगर म्यूचुअल फंड्स हम देखें, कंसंट्रेशन 2-3 तरीके के होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एएमसी लेवल पे कंसंट्रेशन हो गया, आपका मार्केट सेगमेंट में कंसंट्रेशन हो गया, आपका तीसरा ऑप्शन जैसे आपने ज्योग्राफीज की मैंने बात की। अब चौथी ये चीज है कि अगर आप कोई भी सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने वो सेक्टर में बेट किया है, मतलब आपने मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर लिया है या आपने एफएमसीजी लिया, आईटी, फार्मा, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी सेक्टर अगर लिया है तो भी आपका कंसंट्रेशन रिस्क हो गया, आपका कंसंट्रेशन उस सेक्टर में हो गया। तो अगर आपको इसको मिटिगेट करना है तो बेशक हो सकता है ऐसा कि आप कोई सेक्टर पे बहुत पॉजिटिव है कि आप ये चाहते हैं कि ये सेक्टर में मैं पैसे लगाऊं, लेकिन आप अपना पूरा 100% वो सेक्टर में नहीं लगाएंगे। आप क्या करेंगे, आपका टोटल पोर्टफोलियो मान लीजिए 100 रुपए का है, आप उसमें से 10 रुपया या 15 रुपए, 10 to 15% आप अपना कोई भी सेक्टर में एक्सपोजर ले सकते हैं। अब उस सेक्टर फंड क्या करता है, वो सिर्फ एक का उस सेक्टर की कोई भी एक कंपनी में नहीं करता, उसमें भी आपको करने में 15 कंपनियां, 20 कंपनियां, 30 कंपनियां मिलेगी। तो वहां पे अगर आप देखें तो कंपनी वाइज रिस्क नहीं है, आपको सेक्टर वाइज रिस्क है। थीमेटिक क्या हो गया, एक पर्टिकुलर थीम को पकड़ता है, विच वो थोड़ा ब्रॉडर होता है। अगर सेक्टर फंड देखें तो थोड़ा नैरो मैंडेट होता है, थीम क्या होता है, थोड़ा बड़ा मैंडेट हो जाता है, एक पर्टिकुलर थीम को पकड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल एफएमसीजी एक सेक्टर फंड हो गया, कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज एक थीम हो गई, जिसमें जो भी खर्चा किया जाएगा, जो भी स्पेंडिंग होगी, उसको पकड़ने, उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, थीमेटिक फंड होता है, जो कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड है। और जो एफएमसीजी है वो सिर्फ एफएमसीजी कंपनियों को फोकस करता है और वहां पे इन्वेस्ट करता है। तो और तीसरा एक कैटेगरी और है जिसमें थोड़ा कंसंट्रेशन होने का चांसेस हो जाता है, वो है फोकस्ड फंड्स। तो फोकस फंड्स की ये होता है कि आप एक बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए होता है जो ये कंसंट्रेशन रिस्क लेना चाहते हैं और उस तरह से इन्वेस्ट करके उसमें थोड़ा अल्फा जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो एज ए लेमैन इन्वेस्टर, जो हमारे दर्शक हैं, वो मेजॉरिटी जो है वो रिटेल लेमैन इन्वेस्टर्स हैं, उनको कंसंट्रेशन रिस्क से बचना चाहिए अनटिल एंड अनलेस उनको इस चीज की समझ हो कि कैसा कंसंट्रेशन आप पोर्टफोलियो में बना रहे हैं और उसका फायदा कैसे मिलेगा, उसके रिस्क क्या है और उसको कब आप एग्जिट कर सके। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रख सकते तो कोशिश करके कंसंट्रेशन रिस्क अपने पोर्टफोलियो में ना लीजिए। एएमसी डिफरेंट करीबन 40-45 एएमसीज हैं, उसमें आपको 5 या 6 स्कीम्स तो अलग अलग एएमसीज की मिली जाएंगी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी एक एएमसी में ना लें, एक ही मार्केट सेगमेंट में ना इन्वेस्ट करें, एक ही सेक्टर में ना करें। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बेशक लीजिए, तो डाइवर्सिफाई करिए, कंसंट्रेशन अवॉइड करिए, ताकि आपका रिस्क भी जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। एक चीज़ मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम विस्तार से बात कर लें, क्योंकि हमने अभी म्यूचुअल फंड्स को समझा और वहाँ पे कंसंट्रेशन रिस्क कहाँ कहाँ पे हो सकता है वो समझा, और आपने जिक्र किया है एएमसी लेवल पे कंसंट्रेशन का भी। अब यहाँ पर हमें ये समझना है, क्योंकि बहुत दर्शकों को फंड हाउसेस कैसे काम करते हैं, फंड मैनेजर्स कैसे काम करते हैं, हर्ष, ये समझ में नहीं आता। आपने हालांकि शुरुआत में उदाहरण दिया कि कुछ लोग क्योंकि कंफर्टेबल होते हैं एसबीआई जैसे ब्रांड से, तो वो उसी के ही फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाल लेते हैं। अब
वो ये समझना उनके लिए ज़रूरी है कि हर फंड हाउस की अपनी एक फ़िलॉसफी होती है, अपनी एक थीम ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, अपनी एक लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, और कैसे ये उनके पोर्टफोलियो और उनकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि फिर आप एक्सप्लोर नहीं करते हैं बाकी एएमसीज जो आपको फ़ायदा दिला सकती हैं अपने स्ट्रक्चर की वजह से और अपनी स्ट्रैटेजीज़ की वजह से, वो आप कहीं ना कहीं मिस आउट कर देते हैं। तो इस एंगल में ज़रा समझाइएगा विस्तार से कि एएमसी कॉन्सेंट्रेशन और एएमसी डाइवर्सिफिकेशन भी कैसे होना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी एएमसी है हर जो आपके मुताबिक एक ही फिलॉसफी पे चलती हैं या मिलती जुलती फिलॉसफी पे चलती हैं तो आप बच सकते हैं। ऐसी कौन सी एएमसी है जो बिल्कुल पोल ऑपोजिट हैं, आप उनका ऑपोजिट होने का फ़ायदा उठा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ऐसे समझाइएगा उदाहरण देकर। तो देखिए कविता, पहली बात तो कोई भी एएमसी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी या डिक्लेयर नहीं करेगी कि हम एक ही फिलॉसफी पकड़ के चलते हैं। तो हर एक एएमसी कहती है कि मैं ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस हो गया, एक हो गया वैल्यू ओरिएंटेड, एक हो गया ग्रोथ ओरिएंटेड। अलग अलग मॉडल्स हैं जिनके बेसिस पे वो कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो एक प्रोसेस बताता हूँ। कोई भी एएमसी है, एएमसी लेवल पे, मैं स्कीम लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक म्यूचुअल फंड लेवल पे उनकी एक इन्वेस्टेबल लिस्ट बनती है, इन्वेस्टेबल कंपनीज की लिस्ट बनती है। पहले तो वो क्या करते हैं कि उनके सर्टेन इंटरनल पैरामीटर्स के बेसिस पे 6000 कंपनियां लिस्टेड कंपनीज हैं, तो जरूरी है वो सारी 6000 को रिसर्च कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। वो पहले तो एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें करीबन 350 से 500 कंपनियां आती हैं, और अब ये एक एवरेज रेट नंबर्स बता रहा हूँ। वो शॉर्टलिस्ट करके रखते हैं कि अगर हमें कोई भी स्कीम में पैसे लगाने हैं, हमारा इन्वेस्टेबल यूनिवर्स जो है वो ये 350 500 कंपनियां हैं मान लीजिए। अब ये 500 कंपनीज पे वो उनके एनालिस्ट, उनके रिसर्च जो करते हैं वो सब इसमें रिसर्च करेंगे, इन्हीं 350 या 400 या 500 कंपनीज में। बाकी कंपनीज को देखेंगे भी नहीं। अब उन कंपनीज के बीच में उनके एनालिस्ट की जो रिसर्च होगा उसके बेसिस पे ये सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो मान लीजिए आपने, अगर जो एसबीआई का उदाहरण लेते हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं, तो मान लीजिए आपने एसबीआई का लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सारे फंड, तीनों स्कीम ले रखी है, और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड भी ले रखा है। हालांकि बता दूं, एसबीआई बहुत अच्छा फंड हाउस है, वन ऑफ द टॉप लीडिंग फंड हाउसेज में आता है, बहुत अच्छी फंड मैनेजमेंट टीम है। लेकिन एक इन्वेस्टर और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की बात कर रहे हैं तो उदाहरण के रूप में बता रहा हूं मैं आपको। तो मान लीजिए उनकी इन्वेस्टेबल जो लिस्ट है, जो कंपनियां हैं, वो 350 है। अब अगर आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी एसबीआई का ले लिया, तो आपको उसी 350 कंपनियों की लिस्ट में से आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब मान लीजिए आप एक दूसरी फंड हाउस में आते हैं, हमने एक्सेस का नाम लिया था तो एक्सेस का एग्जांपल आगे बढ़ाते हैं। एक्सेस ने भी अपने हिसाब से एक 350 400 कंपनीज की एक शॉर्टलिस्टेड कंपनीज की एक लिस्ट बना रखी है। हो सकता है कि बहुत हद तक दोनों की 350 की जो लिस्ट है वो एक बराबर होगी, कई कंपनी ऐसी होंगी जो उसके बाहर भी होगी। तो और उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो भी थोड़ा अलग होगा। वो उसमें मान लीजिए ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग होगी, उसमें और कुछ अलग तरीका उन्होंने पैरामीटर्स लगाए होंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ईएसजी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब आप अलग अलग फंड हाउस में इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग स्कीम्स लेके, तो ये काफी हद तक आपके पास ये फायदेमंद इसके लिए रहता है क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन खुल जाता है कि आपको अलग एएमसीज की जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके फायदे मिलेंगे, ना कि एक ही कंपनी के। तो आपने 3 स्कीम तो ले ली, लेकिन पता चला स्टॉक्स तो मोर और लेस उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पे एक ही तरह के होने वाले हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि आप अलग अलग फंड हाउसेस के ले सकते हैं ताकि आपको डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस डिफरेंट फंड हाउसेस भी मिलेगा, डिफरेंट फंड मैनेजर्स मिलेगा। दूसरा होता है एलोकेशन। मान लीजिए 2 स्कीम्स हैं, दोनों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को शॉर्टलिस्ट कर रखा है कि हमें दोनों फंड हाउसेस कहते हैं कि हमें रिलायंस में इन्वेस्ट करना है। एक फंड हाउस होगा जो बहुत अग्रेसिव होगा रिलायंस पे, कहते हुए कि मैं रिलायंस में इन्वेस्ट करने वाला हूं, लेकिन मेरा एलोकेशन मान लीजिए 10% तक भी जा सकता है। दूसरा एएमसी कहता है कि मुझे रिलायंस इंडस्ट्री अच्छी लगती है, लेकिन मैं थोड़ा कॉशियस व्यू ले रहा हूं और उसमें मेरा एलोकेशन 5% से ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये एक दूसरा व्यू भी जो एक इन्वेस्टर को मिलता है, जो आप दूसरे अलग अलग फंड हाउसेस में करते हैं। और एक आपने एक पूछा था सवाल कि अगर मैं कोई एग्जांपल दे सकूं कि एग्जैक्टली क्या कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंड अगर एक ही कैटेगरी में होता है, तो एक क्लासिक एग्जांपल है आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड और इडेलवेस बैलेंस एडवांटेज फंड। दोनों बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी में ही आते हैं, जो है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन दोनों का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने का जो इक्विटी और डेट का एलोकेशन है, वो जो अंडरलाइंग मैट्रिक्स है टोटली ऑपोजिट है। एक सिक्लिकल है, एक काउंटर सिक्लिकल है। सो आईसीआईसीआई प्रू क्या करता है कि वो एक प्राइस टू बुक का पैरामीटर लगाते हैं और उसके बेसिस पे इक्विटी डेट में एलोकेट करते हैं, विच मींस अगर वैल्यूएशन ज्यादा होगी मार्केट की तो इक्विटी एलोकेशन कम करते हैं।
एडलवेस भी बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी में सेम एलोकेशन स्ट्रेटेजी है कि भाई इक्विटी डेट में वो मार्केट लेवल से चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं इक्विटी एलोकेशन बढ़ाऊंगा। आईसीआईसीआई कहता है अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं इक्विटी एलोकेशन घटाऊंगा। तो एक ही कैटेगरी में आपको दो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग है। ऐसा ही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, कोई भी आप स्ट्रेटेजी ले लें, हर एक फंड हाउस का एक अलग अलग तरीका होता है पोर्टफोलियो बनाने का, अलग फ्लेवर होता है, अलग स्टाइल होता है। तो जहां तक मुमकिन है, जब आपके पास 44 म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपकी अपनी सर्विसेज दे रहे बिल्कुल हैं, तो क्यों बिल्कुल। आप एक ही फंड में क्यों करेंगे, एक ही एएमसी में क्यों करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने और बेहतरीन समझाइश एक बार फिर से हर्ष। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं। आपने भी इतनी लंबी समझाइश दी है, आप भी पानी पी लीजिए। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार विमेंस वेडनेसडे में महिला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप भी एक महिला हैं, इस वक्त हमारा टीवी देख रही हैं और टीवी पर हमारा शो देख रही हैं या यूट्यूब पर देख रही हैं और हमसे कोई टिप चाहती हैं आपके फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो झटपट व्हाट्सएप कर लीजिए। 9619873567 व्हाट्सएप नंबर है और साथ ही यूट्यूब पर देख रही हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और विमेंस डे हमारी बेहद खास पेशकश हम लेकर आए हैं। हर्षवर्धन रुंगटा सभी महिला निवेशकों की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। और हर्ष, आगे बढ़ते हैं। प्रिया हमारी दर्शक हैं पश्चिम बंगाल से और इन्होंने अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा है। इनकी उम्र केवल 22 साल की है। 4 फंड में लगभग 900 रुपये की ये कह रही हैं कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है और इन्होंने HDFC का फ्लेक्सी कैप लिया है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी और बंधन का स्मॉल कैप इन्होंने लिया हुआ है। और काबिल तारीफ़ है, इन्होंने बहुत ही कम अमाउंट्स की SIP कर रखी है, लेकिन 22 साल की उम्र में इन्हें इन्वेस्टमेंट्स को लेकर इतनी जागरूकता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं है प्रिया, वरना और हम इनसे बातचीत कर पाते। PSU फंड्स में ख़ासतौर से इन्होंने आपकी रणनीति और सलाह जानी है। आई जस्ट होप कि इन्हें पता हो कि इन्होंने किस तरह का एक्सपोजर इसके ज़रिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है। चलिए बताइए, क्या कहेंगे आप? तो पहले तो कविता, अच्छी बात यह है कि छोटी छोटी रकम ही भले है, लेकिन इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया। कई निवेशकों को ऐसा लगता है कि जब तक हमारे पास बड़ी रकम नहीं हो, 5, 10, 15, 20 हजार रुपए महीने के नहीं हो, हम इन्वेस्टमेंट क्या शुरू करें। तो एक उदाहरण कि आप 100, 200, 300 रुपए से भी हमारी SIP आपकी शुरू कर सकती हैं और लंबी अवधि तक, जैसे आगे आगे जाएंगे, आप अपनी अमाउंट्स बढ़ाते रह सकते हैं। तो कोई भी रकम छोटी नहीं होती शुरू करने के लिए। सो प्रिया को मैं बधाई देना चाहूंगा कि ये पहल की और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया। अब मोस्ट सर्टेनली आगे जाते हुए जब इनकम बढ़ेगी तो ये अपना इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाती रहेंगी। तो वो एक अच्छी बात है जो इनके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। इनके पोर्टफोलियो पॉइंट से मैं बता दूं कि अगर ये कोई भी एक ही स्कीम में करती हैं, क्योंकि 900 रुपए महीने का कर रही हैं, एक फ्लेक्सी कैप फंड इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। सो प्रिया, आपको इतनी सारी स्कीम्स की जरूरत ही नहीं है। आप 900 रुपया कर रही है, एक स्कीम में लगा दीजिए जो फ्लेक्सी कैप फंड है। आपको मिड एंड स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। जैसे फंड मैनेजर का ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे उनकी रिसर्च के बेसिस पे उन्हें लगेगा, वो मिड एंड स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर ले लेंगे। तो आप एक ही फंड रखिए, HDFC फ्लेक्सी कैप, और पूरे 900 रुपए उसमें जमा कर दीजिए। आगे जाते हुए जब आप अमाउंट बढ़ाएंगे, मान लीजिए आपका अमाउंट अगर 5,000 रुपए के ऊपर जाता है, तब आप दूसरी स्कीम जोड़िएगा। 5,000 रुपए तक आप एक फ्लेक्सी कैप फंड रखिए, उतना काफी है। प्रिया के लिए ये सलाह। अगला सवाल विशाखा का लेते हैं और ये भी यूट्यूब पर हमें सवाल भेजा गया है। इनके पोर्टफोलियो में हर्ष मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, GM फ्लेक्सी कैप और कोटक मल्टी कैप। और 10 साल में चाहिए 2 करोड़ रुपए इनको और 23,000 की SIP कर रहे हैं अपने 6 फंड में। तो विशाखा तो मेरे साथ फ़ोन लाइन पर है नहीं, लेकिन चलिए रिव्यू कर लेते हैं। 2 करोड़ 10 साल में और 60 लाख भी इनको चाहिए मेरे ख्याल से। 2 लक्ष्य हैं इनके, एक 60 लाख का है और एक 2 करोड़ का है। तो दोनों के लिए हमें टाइम फ्रेम सेम ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। हर्ष? तो देखिए कविता, पहले तो बता दूं कि अगर ये 23,000 रुपए महीने का निवेश कर रही हैं, वही 12% का अगर अनुमान लगाएं, तो 10 साल बाद ये टोटल में करीबन 53 लाख रुपीस बनता है। तो इनको अगर 2 करोड़ या 60 लाख या जो भी अमाउंट चाहिए,
वो उसको ये चीज को ध्यान में रखना होगा कि इनके पास 53 लाख 50 से 53 लाख रुपीस तक का ये इनका कॉर्पस बनेगा अगर ऐसे का ऐसा ही कंटिन्यू करती हैं। इनके पोर्टफोलियो की जहां तक बात है कि ऑब्वियसली इसमें डुप्लीकेशन दिख रहा है हमें। जो 23,000 रुपए है इसके लिए इन्हें 6 स्कीम की जरूरत नहीं है, 4 स्कीम काफी होती। तो 23,000 रुपए जो इन्वेस्ट कर रही है, मैं इन्हीं की 6 स्कीम में से 4 स्कीम को शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ और वो उसमें से उनमें ही इन्वेस्ट करें, अमाउंट थोड़ा बदल दूंगा। सो कोटक मल्टी कैप में 8,000 रुपए इन्वेस्ट करें, जहां आज की तारीख में 3,000 कर रही है, तो उसे बढ़ा के 8,000 कर दें। जेएम फ्लेक्सी कैप में 5,000, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5,000 और टाटा स्मॉल कैप में 5,000। बाकी की जो स्कीम्स हैं, बाकी इनकी 2 स्कीम्स हैं जो हमने बंद की है, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप एंड बंधन स्मॉल कैप। इन दोनों में से पैसे रिडीम कर ले और इन्हीं 4 स्कीम जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी आगे, उसमें वो अपना निवेश उसको री इन्वेस्ट कर दें। लमसम के रूप में ही करें, क्योंकि कई बार लोगों को ये ख्याल भी आता है कि मैं निकाल रहा हूं तो वापस एसआईपी के जरिए ही आऊं। जी नहीं, आपने ऑलरेडी एसआईपी के जरिए एवरेज करते हुए आपने कॉर्पस बना लिया है। अब अगर आप उनकी स्कीम में से निकल रही हैं तो दूसरी स्कीम में तुरंत ही लमसम कर दीजिए, ताकि आपका मार्केट लेवल में कोई मार्केट लेवल न्यूट्रल हो जाए और आप वो पैसे सिर्फ कंसोलिडेशन कर रहे हैं, फिर से एसआईपी के जरिए आने की जरूरत नहीं है। तो कंटिन्यू सिर्फ 4 स्कीम करेंगे। अमाउंट क्या है वो थोड़ा बदला है मैंने, और 4 स्कीम में ही 23,000 रुपए इन्वेस्ट कर दें। अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो ऑब्वियसली उन्हें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा आगे जाते हुए। आज की तारीख में जो इन्वेस्ट कर रही है करीबन 53 लाख का एस्टिमेशन कर सकती है 12%। चलिए आगे बढ़ते हैं और हर्ष, संजू का हम सवाल लेंगे। ये हमारी एक विमेन इन्वेस्टर व्यूअर हैं जिन्होंने अपना सवाल यूट्यूब पर भेजा है और ये म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहती हैं और 5 साल में इनका लक्ष्य है 1 करोड़ का। तो अब इनको जानना है कि कितना निवेश करना होगा जिससे जो है ये 1 CR इकट्ठा कर लें। फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है क्योंकि हम जानना चाहते थे कि इनकी कितनी कैपेसिटी होगी हर महीना इन्वेस्ट करने की। अब क्योंकि वो डिटेल्स हमारे पास नहीं है, हर्ष कैसे आप इनकी सहायता कर सकते हैं? और 5 साल में अगर 1 करोड़ किसी को चाहिए हो तो क्या गणित ठीक बैठता है? तो देखिए कविता, मैं इसे 2 पहलुओं में बताऊंगा। एक है कि क्योंकि 5 साल का टाइम होराइजन है, हम बहुत एग्रेसिव कॉल नहीं लेंगे, क्योंकि इनका गोल भी है कि 5 साल बाद इन्हें पैसों की जरूरत है। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो अगर 5 साल बाद पैसों की जरूरत है तो हमें मोस्ट लाइकलीहुड उसके 1, 1.5 या 2 साल पहले से थोड़ा थोड़ा डेट में इक्विटी से निकल के डेट में आना ही होगा। तो उस लिहाज को ध्यान में रखते हुए मैं इनके लिए सजेस्ट कर रहा हूं कि ये एक बैलेंस एडवांटेज फंड या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी चूज करें, ना कि प्योर इक्विटी फंड। ये भी थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियो है, कीपिंग इन माइंड की इनकी गोल्स जिस तरह के उस हिसाब से। अब जो अमाउंट इन्हें इन्वेस्ट करना होगा, अगर मैं 10% का अनुमान लगाता हूं तो इन्हें हर महीने का 1,30,000 रुपए इन्वेस्ट करने। अगर मैं रिटर्न्स एस्टिमेट करता हूं कि आगे जाते हुए 5 साल में इनके टोटल पोर्टफोलियो में एवरेज रिटर्न अगर 10% का है तो इन्हें 1,30,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट करना है। अगर हम 8% का अनुमान लगाते हैं तो करीबन 1,36,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। मैंने कैटेगरी बता दी ऑलरेडी कि ये बैलेंस एडवांटेज फंड या तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड चूज करें। उनमें ऑप्शंस भी इनको बता दूं स्कीम्स के, डिपेंडिंग ऑन कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो स्कीम 1 या 2 सिलेक्ट कर सकती हैं। वो है आईसीआईसीआई अप्रूव बैलेंस एडवांटेज फंड, इडलविज बैलेंस एडवांटेज फंड। ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी जो बैलेंस एडवांटेज फंड कहते हैं, उसमें ये 2 ऑप्शंस मैंने इनके लिए दिए हैं। और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड एंड एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, ये ऑप्शन इनके पास है। भले 1 स्कीम लेनी है कि 2 लेनी है कि 4 लेनी है, ये एक्चुअली जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अमाउंट के जो एस्टिमेशन है वो भी मैंने बता दिए। ऑलराइट हर्ष, आगे बढ़ते हैं और रेणुका का मैं सवाल लेना चाहती हूँ। इन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000 रुपये की एसआईपी, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 2,000 रुपये की एसआईपी और निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 2,000 की एसआईपी कर रखी है। 10 साल तक ये एसआईपी करना चाहती हैं और क्या कोई और एएमसी इनको सिलेक्ट करनी चाहिए, ये इनका सवाल होगा। तो जी हाँ कविता, अगर हम देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ये मोर और लेस लार्ज कैप बराबर है। क्योंकि फ्लेक्सी कैप का भी अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे वो हायर एलोकेशन, जो ज्यादातर एलोकेशन है वो लार्ज कैप की तरफ ही है। तो इनके पास फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप और सीधा स्मॉल कैप है। सो बीच में जो मिसिंग लिंक है वो मिड कैप का है। तो इनके पास एक ऑप्शन बनता है कि ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को कंटिन्यू करें, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को कंटिन्यू करें, और सिर्फ जो निपॉन इंडिया लार्ज कैप है उसकी जगह एक दूसरा फंड हाउस ले लें और एक दूसरा मार्केट सेगमेंट ले लें जो है मिड कैप। तो मिड कैप कैटेगरी में एक व्हाइट ओक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकती हैं। तो इनके पास एक लार्ज कैप हो जाएगा जो फ्लेक्सी कैप के रूप में है,
मिड कैप एक हो जाएगा जो व्हाइट ओक मिड कैप फंड के रूप में है, और एक स्मॉल कैप जिनके पास ऑलरेडी है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। सो दो स्कीम कंटिन्यू कर रहे हैं, एक बंद कर रहे हैं और एक मिड कैप को जोड़ रहे हैं उसकी जगह पे। ऑलराइट, एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है और बहुत सारे दर्शकों और जो सवाल हमको आते हैं उनके बिहाफ में मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। सब देखिए अक्सर रिटर्न देखकर ही अपने पोर्टफोलियो में फ़ंड को जगह दे देते हैं। हालांकि हमने बहुत बार इस पे चर्चा कर ली है, हर जहाँ पर हमने कहा है कि पास परफॉर्मेंस को नहीं, आप कहाँ कहाँ वो डाइवर्सिफाइड निवेश कर रहे हैं, तमाम बातों को ध्यान में रख के फ़ंड को जोड़ें। लेकिन अब जो आप स्ट्रैटेजी उनको देते हैं उसके बाद जब वो पैसे बढ़ाते हैं तो उसके लिए क्या एक और नया फंड उनको शामिल करना चाहिए? अच्छा, नहीं करना चाहिए तो मौजूदा फंड्स में पैसे बांट लेने चाहिए? कब पता हो कि आपको नया फंड जोड़ लेना चाहिए? इसका निर्णय या फैसला वो कैसे ले, किस बेसिस पे लें? देखिए, 2 चीज़ें कविता, हम इसके पहले की बात करते हैं जो एक हमारी प्रिया दर्शक थी जो जिन्होंने ₹900 इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने उनके पास 4 स्कीम्स थी, तो हमने कहा कि 4 स्कीम नहीं, एक ही स्कीम रखिए आप। हम ये भी कहते हैं हमेशा कि आप 5 से 6 स्कीम तक अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। लेकिन ये 5 और 6 स्कीम आप कब जोड़ती हैं? जब आपका इन्वेस्टमेंट 30, 40, 50 हज़ार रुपए के ऊपर जाए। अगर आपका एक स्कीम में आप 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपए एक स्कीम में बिना कोई हिचक के डाल सकती हैं। क्योंकि कभी भी हम कोई भी एक स्कीम में पैसे लगाते हैं, वो स्कीम अल्टीमेटली उनके पोर्टफोलियो जो है वो 30-40 कंपनियों का पोर्टफोलियो बनता है। तो आपके पैसे ऐसे भी बहुत डिवाइड हो रहे हैं। तो मान लीजिए आज की तारीख में आपने 10,000 रुपए कोई एक स्कीम में लगाए हैं और आपका इन्वेस्टमेंट 4 स्कीम में ऑलरेडी जा रहा है, तो 10,000 इंटू 4। अब आपको एसआईपी बढ़ानी है। आपको ये अपने आप से पूछना है कि मैं कोई भी स्कीम अगर जोड़ती हूँ, ये 4 स्कीम मेरे पास ऑलरेडी है जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और मान लीजिए कोई थीमेटिक सेक्टर फंड ऑलरेडी है आपके पास या इंटरनेशनल फंड है आपके पास। अब आपको एसआईपी बढ़ानी है। अब आप ये सोचिए कि मुझे ये एक नई स्कीम मैं जोड़ रहा हूँ, तो ये पोर्टफोलियो में क्या वैल्यू ऐड कर रही है? क्या आपको एक अलग कोई फ्लेवर मिल रहा है आपको? अलग कोई कुछ आपका ऑब्जेक्टिव है जो मीट कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है, तो आप क्यों एक 5वीं स्कीम अपने पोर्टफोलियो में बेकार का ऐड करेंगे? आप यही जो 10,000 आपको बढ़ाना है, आप एक काम कर सकते हैं कि 2,500 इंटू 4 एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही आप एसआईपी बढ़ा दीजिए। तो आपको नई स्कीम की जरूरत ही नहीं है। तो कभी भी कोई स्कीम ऐड करें, 2 चीजों का ध्यान रखिए कि 4, 5 या 6 स्कीम से ज्यादा आपको फिलहाल फॉर द मोमेंट मुझे नहीं लगता कि किसी को भी वैसे जरूरत पड़ेगी। अगर 6 स्कीम हो चुकी हैं या 4 पे हैं आप, तो आप कोई भी नई स्कीम ऐड करने से पहले सोचिए क्या मुझे मिल रहा है? क्या मुझे फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन पर्पस मीट हो रहा है या कोई दूसरा सेगमेंटेशन मिल रहा है? कोई डाइवर्सिफिकेशन, आपको कोई नया फ्लेवर, नया टाइप का कोई स्कीम आपके पोर्टफोलियो में जुड़ रहा है जो आपको पसंद आ रहा है? तो अगर ये सब के सवाल का जवाब ना है, तो अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम में ही एसआईपी बढ़ाइए। अगर हाँ है और बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन मिल रहा है आपको, तब जाके कोई स्कीम बढ़ाइएगा। सिर्फ ध्यान रखिए विथ एवरी स्कीम जो आप ऐड करती हैं, उसमें आज की तारीख में इन्वेस्ट करने के लिए तो ऑटोमेटिक जा रहा है, लेकिन उसके बाद में कभी भी आपको कोई बैंक डिटेल्स अपडेट करनी होंगी, आपको सारे फोलियोज में सारे फंड हाउसेस के पास जाके आपको अपडेट करना है। भगवान ना करे कभी इन्वेस्टर को कुछ हो जाए, तो सारे फंड हाउसेस के साथ में आपके नॉमिनी को या लीगल एयर को आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ेगा। अगर 15 एएमसीज हैं तो 15 एएमसी में आपको लीगल एयर को जाके डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो अनलेस रिक्वायर्ड, अनलेस बहुत कंपल्सिव कोई रीजन है, आप बेफिजूल की बहुत सारी स्कीम अपने पोर्टफोलियो में ना जोड़ें। राइट, चलिए यहाँ पर काफ़ी विस्तार से आपसे बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष। और हम सवाल जवाब के सिलसिले को फिलहाल यहीं थामते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार एक महिला एंटरप्रेन्योर से बातचीत करेंगे।